यस नित्या। यस सर। हाँ, तो अभी हमारा क्लास में अभी हम शुरू कर रहे हैं आपका मेन जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। तो अभी की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो यस मूविंग सर। चार्ज और मैग्नेटिज्म के हम सभी फॉर्मूले को एक बार पूरा डिस्कशन करेंगे। आप लोग पूरे ध्यान से सुनेंगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के पूरे फॉर्मूले को ध्यान से सुनेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे। सुनना है, उसको समझना है और लिखना है। ये प्रोसेस हमारा स्लो नहीं होगा, ये प्रोसेस थोड़ी स्पीड में होगी, क्योंकि ऑलरेडी चीजें आपने इस चीज को पहले किया हुआ है। तो टाइम को हमें देखना भी है और इन चीजों को प्रैक्टिस में अभी लाना है। तो अभी इन चीजों के ऊपर हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो अभी इन सभी चीजों के ऊपर आप अभी देख रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो हम बायोट सेवर्ट्स लॉ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप पीछे यहाँ पे देखेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ। अभी यहाँ पे देखिए, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना था, तो अभी यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक देखना शुरू करेंगे। नंबर वन, सबसे पहले कि हमने यहाँ जैसा कि बताया कि हम बायोट सेवर्ट्स लॉ कर रहे हैं। हमें बायोट सेवर्ट्स लॉ इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो बायोट सेवर्ट्स लॉ पहला नहीं दूसरा टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इस टॉपिक का पहला टॉपिक है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। आप सभी स्टूडेंट पीछे साथ साथ बोलेंगे, चीजें को समझेंगे। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, इन चीजों को ध्यान से देखना है। व्हाट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आपको क्या जवाब देना? व्हाट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके आसपास में, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके आसपास में अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इस चीज को ओरेस्टेड ने पता किया। इस चीज को ओरेस्टेड ने पता किया, जो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये ओरेस्टेड ने इस चीजों को पता किया। कैसे पता चला? क्योंकि सर्किट के पास कोई मैग्नेट रखा, सर्किट के पास कोई, यस, सर्किट के पास कोई मैग्नेट रखा, कंपास रखा, तो कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। तो उसको पता चल गया। जब उसने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया, क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। ठीक। इस चीज में जो डायरेक्शन, उसमें क्या किया कि वहां पे इन्होंने क्या किया कि एक सर्किट लिया, इधर बैटरी लगा दिया और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे एक कंपास लगा दिया। वाला कंपास आप जानते हैं, कंपास में यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कंपास लगा दिया। तो जब यहाँ पे देखा, जब प्लस माइनस है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जब यो पास हो रहा है, क्या हुआ? जब डायरेक्शन ऑफ करंट पास हो रहा है, तो जब पास हो रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वहां पे उनको, जब डायरेक्शन ऑफ करंट पास हो रहा है तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। और जब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को चेंज कर दिया। एक पॉइंट। अब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जब चेंज कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका जो सेकेंड रिजल्ट आया, ध्यान सुनिएगा, उसका जो सेकेंड रिजल्ट आया, जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने से डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। एक दूसरी चीज,
इसको पास में लाने से, तो यहाँ पे दो चीज का पता चला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये पता चला। क्या पता चला? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये पहली चीज पता चला। दूसरी चीज उसमें ये भी पता चला कि अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट ये होता है, जब हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है कि डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है, और करंट की वजह से कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा ये भी पता चला। इसके लिए उसने एक रूल बनाया जिस रूल को बोलते हैं एस्नो रूल, एस्नो रूल या एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, एस्नो रूल का मतलब क्या होता है कि साउथ नॉर्थ वेस्ट, एस से साउथ, एन से नॉर्थ, डब्ल्यू से वेस्ट। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ पे मान लो कि नीचे से ऊपर जाती है साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ और कंपस जो है, कंपस में ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ये पहले पता चल गया। क्लियर है? पहले एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड, फिर बायोट-सेवर्ट्स ने ये पता किया, जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए वहां पे क्या किया कि एक वायर लिया, इस वायर से आई करंट पास होता है और इसका एक छोटा सा पोर्शन डीएल ले लिया, इस डीएल से आर डिस्टेंस पे, डीएल से आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे एक पी पॉइंट ले लिया। उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर इस पी पॉइंट पे डीबी है, तो डीबी की वैल्यू जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। जब इन चीजों को और आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर भी कर देते हैं, जिससे हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिल जाता है डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर को राइट हैंड थंब रूल करके आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल सभी को क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल में हमेशा याद रखिए, राइट हैंड रूल में यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर ये राइट हैंड है, क्या है ये? राइट हैंड है, और राइट हैंड से पहला वेक्टर डीएल, पहला डीएल और आर, आप अपना हाथ निकालिए, हाथ निकालिए सभी कोई। हाथ निकालिए। तो आपने यहाँ पे देखा डीएल, और डीएल से इधर क्या किया? आर, डीएल से आर किया, तो डीएल आर, राइट हैंड साइड में डीएल आर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर दूसरे की तरफ घुमाएंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? ये आपके डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, और दूसरा यूनिट गॉस भी होता है, और तीसरा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर। तो इसके तीन यूनिट है, टेस्ला, गॉस एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीन यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। एंड 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है। ये लिख लीजिए, इसी में लिखिए, अगर लिखा है तो ठीक, नहीं तो लिख लीजिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अरे तो ये यहाँ पे आपने देख लिया है चीज, ठीक है? कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीजें देख लिया कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन,
ये टॉपिक आपका क्लियर है। अगला टॉपिक, तो इस टॉपिक के बाद आपने टेस्ला भी देख लिया। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट जो है ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर एयर और वैक्यूम होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पे यूनिट की बात होती है, इसकी यूनिट की एक बार याद नहीं होती डायरेक्ट रूप से, तो आप क्या करेंगे कि बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर करते हैं। तो म्यू नॉट को पहले क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं म्यू नॉट को? यस, म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम बोलते हैं। और यूनिट यहां से निकालोगे तो बी का यूनिट टेस्ला, म्यू नॉट का मुझे नहीं पता, 4 पाई छोड़ दो, करंट का एम्पियर, और ये मीटर और मीटर तो एम्पियर मीटर, तो म्यू नॉट जो है म्यू नॉट की यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट की यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, आप टेस्ला को उसमें भी आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये म्यू नॉट के बारे में आपने टेस्ला मीटर पर एम्पियर एक ही देख लिया। म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ हो गया। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम है। अगर कोई और मीडियम की होगी तो मैं म्यू लिख दूंगा, सिर्फ म्यू, इसका मतलब है मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर दैट मीडियम। और म्यू अपॉन म्यू नॉट जो लिखते हैं वो म्यू आर होता है। म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है? म्यू आर। इसको बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? आप लिख लीजिए इसको, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिख लीजिए इसको। म्यू बाई म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू बाई म्यू नॉट। तो उसमें एक लिखा हुआ था कि जो मतलब अगर के कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर इसका मीडियम कोई डिफरेंट हो। क्या बोले, दोबारा बोलिए। सर जैसे जो आपने नोट भेजे थे ना, उस पे लिखा हुआ था कि मतलब नॉर्मल बात ही लिखी हुई थी कि जो मीडियम डिफरेंट अगर हो जाए तो म्यू नॉट की वैल्यू जो होगी वो मतलब परमिएटिविटी के इक्वल हो जाएगी, मतलब उसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। जैसे म्यू नॉट जो है हमारा वो बेसिकली जैसे म्यू नॉट बाय हमारा जैसे ई नॉट बाय ई आर हमारा हो जाता है ना। सिमिलर है, देखो सिमिलर है, Yes, यहाँ पे समझना सिमिलर है। yes, sir, yes, sir. सिमिलर यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर होता है। सिमिलरली म्यू बाई म्यू नॉट म्यू आर होता है। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, उसी तरह म्यू बाई म्यू नॉट म्यू आर होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? नो 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 सर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अगले यहाँ पे इन चीजों को देखिए ध्यान से। नेक्स्ट वन, तो अभी आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 2-3 फॉर्मूला और लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान से समझना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट आई बाई 2r आता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, और इसी में अगर सेमी सर्कल हो गया तो उसका हाफ हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई, सेमी सर्कल में 4r और सर्कल में हो जाएगा 2r। आप लिखते जाएंगे जिन्होंने नहीं लिखा। लेकिन अगर इसी में कोई आर्क हो गया जो सेंटर पे अगर थीटा एंगल बनाता है, सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। डिग्री में लिखेंगे तो थीटा बाई 360 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई हो जाएगा। रेडियन में अगर थीटा रेडियन में है तो थीटा बाई 2 पाई, डिग्री में है तो थीटा बाई 360 डिग्री। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप लिखेंगे, ध्यान से सुनो, डिस्कशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, एक लाइन डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ सुनना लिखना। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, अगर स्टेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अगर ये एंगल φ1 है, ये φ2 है, यहाँ पे करंट आई जा रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे जो होता है बी की वैल्यू वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। नहीं है, आप लिख लो, नहीं है, मालूम है, नहीं है, लिख लीजिए। हाँ, सेमी सर्कल। मैं देखो कई एक बार बोलता हूँ, चीजों को ध्यान करके लिखना है, लिखते जाइए। किसका है सर्कल का, कहाँ पे, सेंटर पे, और पूरा सेमी सर्कल सारा केस बताओ। और मैंने एक और आर्क का बताया था। आयुष बताओ शुरू से सारे फॉर्मूले। हम्म 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 सर्कल का स्टेट कंडक्टर का क्या है, स्टेट कंडक्टर का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया वो क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या क्या है। और और अभी देखो गलती नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा पूछूंगा एक चीज। हाँ बेजियत शुरू करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अभी इससे पहले क्या बताया। हाँ क्या, ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं स्टेट कंडक्टर का मैंने ऐसा कोई स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला नहीं बताया। ये किसका है, दोबारा बोलो। ठीक है जी, ठीक नहीं है। देखो गड़बड़ी मत करो, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ अभी, एक एक चीज जितना चीजें हर मैं 5 मिनट में पूछूंगा, एकदम एक्यूरेट चाहिए जवाब, एक्यूरेट, थोड़ी भी मिस्टेक नहीं। किसका, एक्सिस नहीं बताया, सेंटर पे बताया अभी, एक्सिस कभी तो बताया नहीं। हाँ आर्क का बताया था, जो सर्कल का फॉर्मूला है उसी में थीटा बाई 360 लगाना है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर है ना, इंटू थीटा बाई 360। हाँ बताओ। हम्म हम्म हाँ 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 म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड है, और बी बी है म्यू नॉट, और म्यू नॉट म्यू आर मैंने कुछ बताया है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है। हम्म 4 पाई यूनिट। गलत है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताओ सारा। और क्या डिफरेंस है दोनों में। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। मनी, बायोट से बच लो। हम्म हम्म
म्यू नॉट आई बाई क्या है 4r किसकी और बैठ जाओ सभी को, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ नित्या, मैं इसके बाद तुमसे पूछूंगा पीछे का भी आगे का भी, ठीक है सर। ठीक है। अभी मैं सुनो, अभी मैं आगे का फॉर्मूला बताता हूँ, पूरे ध्यान से देखना है। आगे का फॉर्मूला बता रहा हूँ, पूरे ध्यान से देखना है, ठीक है। पूरे ध्यान से देखना है एक एक चीज को, और मैं फिर से पूछूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना है, लिखना है, और फिर से पूछूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना शुरू करो, ध्यान से सुनना शुरू करो। 5 1 पाई टू बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, बी की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई बाई 4r, और ये साइन 5 1 प्लस 5 साइन 2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। क्या है ये? बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अभी जो आगे का है, जो स्टेट कंडक्टर है, क्या है टॉपिक? स्टेट कंडक्टर। अब मुझे स्टेट कंडक्टर में, जो स्टेट में इनफाइनाइट कंडक्टर लेते हैं, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर देता हूं, तो इनफाइनाइट करने में ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, मतलब 5 1 5 2 दोनों 90 हो जाता है। जब ये साइन 90 1 1 2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 हो जाएगा। तो कैंसिल होके ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा ये फॉर्मूला, अगर ये स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर है तो। अगर ये इनफाइनाइट वन साइड में है, नियर वन एंड ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर, अगर ये नियर वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो इस चीज का मतलब ये होता है कि एक साइड में इनफाइनाइट है और एक साइड में इनफाइनाइट नहीं है, तो इसको बोलते हैं नियर वन एंड ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट को। तो 5 1 5 2 में एक की वैल्यू 90 हो जाती है, यहाँ पे एक की वैल्यू 90 हो जाती है और दूसरी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, एक की वैल्यू 90 और एक की वैल्यू 0 करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा फॉर्मूला में क्या होता है, तो एक को 90 करेंगे तो साइन 91 हो जाता है, दूसरा 0 हो जाता है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई ये 4 पाई आर ही रह जाता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ही रह जाता है। यस, इनफाइनाइट के लिए, अगर ये है नियर वन एंड ऑफ इनफाइनाइट। इसमें भी एक होता है कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ऐसा हो कि ये जो पॉइंट है ना दोनों के ठीक बीच में हो और इसकी लेंथ फिक्स हो, दोनों के ठीक बीच में हो और लेंथ फिक्स हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, इसी में हमने इस टाइप का एक डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ एल लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन एल बाई 2 लेते हैं, ये वाला पोर्शन एल बाई 2 लेते हैं, और ये वाला पोर्शन आर लेते हैं, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने पी ले लिया। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों सेम कहते हैं कि ये 5 5 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो हम फॉर्मूला में क्या निकालेंगे, बी इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूला है हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो है ही, बट ये दोनों साइन 5 सेम है, तो इसको मैं 2 sin 5 कर दूंगा, 2 sin 5 कर दूंगा। जब 2 sin 5 करूंगा तो ये 2 2 यहाँ कैंसिल होकर ये हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 5 की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप पुट कर देंगे, यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे साइन 5 की वैल्यू। तो साइन 5 की वैल्यू जब यहाँ से आप निकाल के पुट करेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये एल बाई 2 है और ये है, तो ये रूट अंडर एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन 5 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे जो साइन 5 आपका पुट होगा ये परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एल बाई 2 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4
प्लस 4r²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L/√अंडर L² प्लस 4r² हो जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी होगी। तो ये पुट करेंगे तो आपका इसी में से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। पहले ऊपर का चीज आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो कर लो। सर ये जो लास्ट वाला है उसमें ये लिखो ना कि नियर द मिडल ऑफ द इनफाइनाइट। हाँ, उसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस कहता हूँ। ओके सर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस कहता हूँ। तो उसमें हमारा हुआ क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस कहता हूँ। तो बी की वैल्यू μ0I/2πr तो है ही। अब साइन फाई की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन फाई की वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, L/√अंडर L²/4r²। हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर के 3 केस हम ले चुके हैं। एक केस ले चुके हैं हमने इनफाइनाइट कंडक्टर, एक लिया है नियर वन एंड ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर, और एक हमने लिया है एक हमने ले लिया एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। (4r²) सर वो साइन थीटा वाला कैसे आया था? साइन थीटा वाला यस सर। वो तो फॉर्मूला डिराइव करके आता है ना, डेरिवेशन नहीं करना। नहीं सर, मतलब जो आपने लिखा था ना μ0I/2πr साइन थीटा, जब अभी जिसमें आपने फिर साइन थीटा की वैल्यू डाल दी फाई की, वो कैसे डिराइव हुआ था? नहीं, ये साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, हाँ जी हाँ जी। ये ट्रायंगल लिया ना, इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर बाय बेस कर दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर दिया है। वो नहीं सर, जैसे कि वो फॉर्मूला आपने किस केस वो के? फॉर्मूला का डेरिवेशन है, वो स्टेट कंडक्टर ये केस का फॉर्मूला है, वो डेरिवेशन है। और डेरिवेशन हमें नहीं करना, वो तो एनसीईआरटी ओह, बुक में भी नहीं दिया हुआ है, बट मैं अलग से करा देता हूँ। ठीक है सर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अभी नहीं, यहाँ नहीं, वो दूसरे में है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अगर कोई एक्सिस है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगर यहाँ पे ए इसकी रेडियस है और आर डिस्टेंस है, ओ पॉइंट है और इसमें करंट जा रहा है, तो इस एक्सिस पे पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो होता है μ0I/A²/2A² प्लस R² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट μ0I/A²/2A² प्लस R² की पावर 3/2। ठीक है, सर एक मिनट, लास्ट वाला नोट कर रही हूँ। सर वो आपने B = क्या लिखा है वहाँ, लाइट पड़ रही है, देखिएगा ऊपर वाला। μ0I/A², ए रेडियस है, अपॉन 2A² प्लस R² 3/2। इसमें R सेंटर से उस पॉइंट की एक्सिस का डिस्टेंस है और R इसमें ए रेडियस है। और उसके नीचे क्या लिखा है सर? B = μ0I। ये तो दूसरे का फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो ओके उसी सर, का। ओके 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 सर। ठीक है, जो भी फॉर्मूले बताते हैं, फॉर्मूले के साथ अगर कोई डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम को करते जाना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में हेल्प करता है वो चीजें। तो ये अभी आपने देखा। फॉर एंट्रेंस क्या लिखेंगे अगर हमें एंट्रेंस चाहिए तो? फॉर एंट्रेंस चाहिए तो B = μ0I/N/A²/2A² प्लस R² की पावर 3/2। ये नोट करेंगे। यहाँ पे मैं अभी एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसमें सीबीएसई बोर्ड में पहले क्वेश्चन पूछे गए। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले यहां तक एक बार इसको पक्का कर लीजिए जहां तक मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट हमने वो ले लिया। अब यहाँ पे हमें थोड़ी डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना
कि जितनी बार भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ है, जितनी बार भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, तो फॉर्मूला वही लगना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, B1 एक मैग्नेटिक फील्ड है, B2 दो मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से देखो, इधर देखो, B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड है, और कितनी बार, कई एक बार मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगा डायरेक्शन की, और नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही पॉइंट पे अगर दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब वेक्टर का रूल लगा के उसको सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर का रूल लगा के सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे जो कि पहले का फॉर्मूला आपको याद है, वेक्टर का रूल है। मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि यहाँ पे ये है कि B1 है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर है और दोनों के बीच एंगल 90 है, तो B कितना होगा, रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस 90 लगा देंगे, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो आप लगा देंगे। यहां तो मैंने एक एग्जांपल बताया, लेकिन कुछ और भी एग्जांपल है तो ऐसा हो सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें भी लगेगा, बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, बुक में मेंशन नहीं है, बुक में कहीं नहीं, सीधा क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक ये चीजें मैं आपको, अगला चीज मैं क्या पूछना है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में जो पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे करके लिया है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे जो लिया है, तो यहाँ पे हम डीएल क्रॉस आर लेंगे। तो मैं यहाँ सॉल्व करके बता दूं, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस कंडीशन में जो कंडीशन मैंने अभी एग्जैक्ट बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन ये पॉइंट है, अगर मैं इसके पीछे भी लेता हूं, मान लो ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, ध्यान रखो। करंट अगर इसी सिचुएशन में है तो, करंट अगर मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे लेता हूं, जैसे कि करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देता हूं, देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन में उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, और इसके आगे का पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो आप इस चीज को ड्रॉ कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये रहेगा, ड्रॉ कर लो। ये जो सारी चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये बुक में यहाँ पे नोट्स में नहीं। हाँ बताइए। एंटी क्लॉकवाइज में वो वे होगा और क्लॉकवाइज में वो देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं कर सकते। मैंने क्या किया है कि एक में करंट की डायरेक्शन मेरे को देखो इधर इस डायरेक्शन में है, तो मतलब अंदर से बाहर की तरफ है, तो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे बाहर की तरफ इधर कर दिया है, और दूसरे में करंट की डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे की गई है, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं कहेंगे। देखो अगर मैं कोई ऐसे चल रहा है तो क्लॉकवाइज तो तब होता है ना जब हमारे सामने ऐसे कोई चीज है इस डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन कोई ऐसे चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलना तो मुश्किल होगा ना। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या किया है कि ये एक्सिस में क्या किया, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें बाहर से अंदर की तरफ, इसमें तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, और दूसरे में बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये है। तो यहाँ पे क्योंकि फिर राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन जा रहा है उसके हिसाब से। तो पहले वाले में मैं दोबारा क्लियर करता हूं, जैसे ये वाला जो केस है इसके अंदर दोनों में राइट की डायरेक्शन है, चाहे उसके पहले का पॉइंट हो या बाहर का पॉइंट हो, और दूसरे वाले में इस ये जो हमने लिया है इसमें दोनों की डायरेक्शन राइट की तरफ है। ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। क्लियर है, यस सर। राइट। तो ये हमने एक पॉइंट आगे कर लिया। और भी कुछ पूछना है इसमें? नहीं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अब अगला पॉइंट हम लेते हैं। इसमें एक छोटा सा डेमो क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन आप करने की प्रैक्टिस करना, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको जहां भी मिले उसकी आइडिया ले लेना। वो किस टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड में कई एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हो सकता है आपने जो भी एमसीक्यू पैटर्न आपने मार्केट से लिया हुआ है उसमें हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन में कई एक बार क्या होता है कि क्वेश्चन में इस टाइप से दो सर्कल दे दिया जाता है और दो सर्कल में करंट की कुछ डायरेक्शन दे दिया जाता है, दोनों की कुछ रेडियस बराबर बराबर ले लेते हैं। सपोज करो इसकी भी रेडियस ए है, इसकी भी रेडियस ए है, दोनों के मिडिल पॉइंट पी है,
इसको O1 और O2 पॉइंट है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन पूछ लेता है, P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, मान लो कि इधर की वैल्यू x है और इधर की वैल्यू x है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक का b निकालते हैं B1, तो फॉर्मूला आपका म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो फॉर्मूला से ही आ जाता है। ठीक है, दूसरे का भी निकाल देंगे। अब आपको चेक करना है किसकी करंट डायरेक्शन इधर है, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बढ़िया। एक मिनट। यस सर। हाँ, सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी इससे पहले मैंने डायरेक्शन बताया था ना, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये डिपेंड करता है ना कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है। जैसे कि मैंने बताया, अगर करंट ऐसे से इधर से जाके इधर आ रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, और इसमें क्या डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन मान लो अंदर, बाहर से अंदर आ गई तो भी ये इधर हो जाएगी, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने दो चीज बताया। अभी बताया कि करंट अंदर से बाहर जाएगी तो क्या होगा, बाहर से, हाँ ठीक है, डायरेक्शन निकालना है, वैल्यू निकालनी है। दूसरी चीज, इसमें एक और भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि अगर एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है, रिंग ऐसा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बताओ। तो यहाँ पे नॉर्मली 90 डिग्री ही होता है, क्योंकि मान लो इसको अंदर से बाहर गया तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहेगा, और यहाँ भी फिर इधर आ रहा है तो यहाँ पे इधर जा रहा है, तो ये B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 90 है। आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। फॉर्मूला वही लगेगा सर्कल का, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। आप लिखते जाना, अभी पूछना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है, क्वेश्चन कहां लिखवाने अभी तो। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं आपसे एक थ्योरी पूछ रहा हूं। क्वेश्चन अभी कहा है, अभी तो आप सभी क्वेश्चन तो अभी आएगा। नोट कर रहे हैं, ये सब डायग्राम नोट कर रहे हैं। अगला एक और टॉपिक, हाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आप लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। आपके पास नोट्स में जो फोर्थ है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट, एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है आपको बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। हाँ, तो बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट, यही है बीडीएल। ये एम्पियर सर्किटल लॉ आपको क्या यहां दिख रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज लूप वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप इनक्लोज्ड बाय सरफेस। बहुत सिंपल सा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, डीएल लूप, बी डीएल लूप होता है, म्यू नॉट तो वैल्यू पता है, आई अंदर का करंट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया है। तो ये हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ये चीज यहाँ पे किया है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे अभी एम्पियर सर्किट लॉ में बहुत ध्यान से देख लेना, बी मैग्नेटिक फील्ड डीएल लूप,
डीएल इज द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिसको आप सर्कमफेरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्कमफेरेंस लेते हैं। जो भी सर्कमफेरेंस बने, ऐसे नॉर्मली 2πr होगा, और उसके अंदर का करंट, जैसे कि बायोट से गॉस थ्योरम में ईडीएस था, ईडीएस, वहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे डीएस एरिया था, यहाँ पे डीएल लेंथ है, वहां म्यू नॉट, वहां 1/ε0 था, यहाँ म्यू नॉट है, वहां पे अंदर चार्ज था, यहाँ पे अंदर का क्या है? करंट, अंदर का करंट है। इसी में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो ड्यू टू स्टेट सोलेनोइड, सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड? एन आई। तो एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एट द एंड ऑफ, कहां पे लेते हैं? यस, एंड ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां लेते हैं? एंड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एंड पे लेते हैं तो फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ जाता है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ जाता है फॉर्मूला। फिर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड निकालेंगे तो ये भी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ही होगा, टॉरॉइड भी। लेकिन टॉरॉइड के अंदर जीरो होता है, बाहर जीरो होता है, कोड पे होता है सिर्फ। क्या होता है? अंदर जीरो, बाहर जीरो, कोड पे होता है। बी की वैल्यू जीरो कर दो। हाँ, इनसाइड टॉरॉइड के अंदर जीरो, बाहर जीरो, सिर्फ कोड पे होता है, ऑन द कोड, कोड पे, सेंटर नहीं, कोड। कोड होता है, रिंग का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर जैसे यहाँ पे देखो, ये सोलेनोइड होता है, सॉरी टॉरॉइड होता है। तो ये जो टॉरॉइड होता है, तो ये टॉरॉइड का ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं कोड है, ये कोड है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर जीरो, और इस पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे कोड पे, इस पॉइंट पे होता है। दिस इज द कोड ऑफ द टॉरॉइड। ठीक है, कोड ऑफ द टॉरॉइड। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पूरा देखो, याद करो, फिर खड़े होके मैं पूछूंगा अभी आपसे, खड़े होके पूछूंगा। इनसाइड जीरो होगी, कहां पे इनसाइड? सोलेनोइड के अंदर जीरो होता है, म्यू नॉट एन आई। टॉरॉइड के अंदर जीरो होता है, टोरोइड के अंदर जीरो होता है। सोलेनोइड के अंदर मी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। और सोलेनोइड के वन एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। हाँ, बस। हाँ, मैं पूरा पहले 6 तक पूछ लूंगा। इनसाइड द, हाँ हाँ, ऑन द कोर पे म्यू नॉट एन आई लिखना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो, इनसाइड का मतलब कोड लिख दो, वहां पे इनसाइड को कोड कर दो। उसके नीचे देखो, इन द ओपन स्पेस इंटीरियर, इंटीरियर इज आल्सो इनसाइड, सेकंड में देखो, और एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड बी इक्वल टू जीरो। इंटीरियर और इनसाइड एक ही वर्ड हुआ ना, इन्होंने अलग अलग कर दिया है।
सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होता है कि सर्कुलर रिंग होता है, सर्कुलर मेटलिक रिंग होता है जिसके ऊपर करंट पास होगा वायरिंग करके। सोलेनॉइड ये है, यहां देखो कि ये एक रिंग है, मेटलिक रिंग है। ध्यान से देखो, इधर मेटलिक रिंग है और इसके अंदर ऐसे ऐसे करंट पास हो रहा है। नाउ दिस इज सोलेनॉइड, दिस इज टॉरॉइड। और सोलेनॉइड क्या है? ये हो गया। और सोलेनॉइड क्या होता है कि स्ट्रेट रॉड होता है, मान लो कंडक्टर रॉड है, कंडक्टिंग है, और इसके ऊपर ये कर दिए तो ये सोलेनॉइड है। हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर B0, यहाँ B0, इसके ऊपर B की वैल्यू म्यू नॉट Ni, इसके पूरे में B की वैल्यू म्यू नॉट Ni, एंड पे म्यू नॉट Ni/2। बाहर तो 0 होगा ही। क्या हुआ? सबका हो गया? कर लो फटाफट। जो करंट की डायरेक्शन है वही डीएल की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर, डीएल की डायरेक्शन इधर, बी इधर। तो यहाँ पे लिखो डीएल ऊपर, डीएल ऊपर, बी इधर, डायरेक्शन अंदर की तरफ। क्या होगा? अंदर की तरफ। लेकिन इसमें करंट अगर नीचे होता तो, करंट नीचे होता तो करंट नीचे होता तो डीएल ऐसे लेते, डीएल इधर और बी इधर है, तो डायरेक्शन इधर, राइट हैंड थंब रूल। डीएल भी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। यहाँ पे याद रहेगा? आज देखो जितनी जगह क्रॉस प्रोडक्ट है, कोई जरूरी नहीं कि यहां भी, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी का प्रोडक्ट है। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, डी एल क्रॉस आर। क्या निकाला था? क्रॉस आर। यहाँ क्यू वी वी। तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल तरीका, राइट हैंड निकालना। निकालो राइट हैंड, निकालो निकालो राइट हैंड निकालना, और पहले वेक्टर के ऊपर पुट करना। कहाँ रखना? पहले वेक्टर के ऊपर। यहाँ पे ये पहला वेक्टर भी है, आप पुट किया, ठीक। और ध्यान रखना जो सेकंड है ना, इधर होना चाहिए, इधर, पीछे नहीं, पीछे नहीं, इधर होना चाहिए, ठीक। तो पहले पे v को पुट किया, और b अगर इधर है, मान लो सपोज करो b इधर है, इधर घुमाना, इधर घुमाना, और ये जो है डायरेक्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से हमने v इधर ले लिया, b इधर होना चाहिए, नहीं है, इधर है, तो हाथ को क्या करना? हाथ को उधर घुमा देना, इधर, ठीक है। तो v ऊपर, अब b इधर, अब वो पीछे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे जैसे ये देखो, यही क्वेश्चन है, करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एल बी लगाना है ना, एल बी। तो क्रॉस में जितना भी है एल बी, एल ऊपर, एल ऊपर। अब क्या है? करंट जिधर उधर एल, करंट नीचे तो एल भी नीचे, करंट ऊपर,
नहीं करेंगे। ये है रिजल्टेंट। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये जिस चीज का फॉर्मूला होगा, जिस चीज का फॉर्मूला, तो ये एफ का है ना, तो ये थंब ये हो गया, ये फॉर्मूला एफ का, थंब इधर। जिधर यहाँ पे जिस चीज का फॉर्मूला है, पहले दो में पहले पे ये दूसरे तरफ घुमाना, दूसरा इधर होना चाहिए, तो यहां पहले इधर दूसरे तरफ घुमाना, लेकिन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, पीछे है। फिर क्या करेंगे? ये ऊपर तो अभी भी है, अब बी की तरफ आ गया ना, पाम की घुमाना अंदर, लेकिन करंट अगर नीचे आ गया तो इसको नीचे की तरफ करना, ऑलरेडी बी की तरफ बाहर। हमेशा ऐसा रहेगा, कहीं से मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, चाहे पीछे हमने क्या किया था, एक चीज दिया ध्यान को, यहां पे मैंने एक ऐसा बना दिया, इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर पूछते हैं, ये थीटा ले लो, तो आप यहां लगाएंगे वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ का क्या फॉर्मूला है? बी इक्वल टू डीएल क्रॉस आर। देखो डीएल क्रॉस आर, मुझे बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो बी क्या होगा इसमें? बी की क्या होगा इस उंगली में? बी होगा थंब, रिजल्टेंट। तो डीएल इधर, थंब इधर है, तो मैं फिर इधर करूंगा डीएलआर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर। और इस साइड अगर निकालते, अगर आप पूछते इस साइड, आर इधर, तो डीएल इधर, आर इधर, बाहर। सेकंड वाला की तरफ घूमेगा, सेकंड वाले की तरफ घूमे होगा, लेकिन सेकंड वाला पाम की डायरेक्शन होना चाहिए। किधर होना चाहिए? सेकंड पाम की डायरेक्शन। सेकंड वाली केस में तो वो तब भी सेम अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, देखो डीएल आर, थंब बाहर आ रहा है, इस इधर बाहर आ रहा है, क्योंकि डीएल में आर इधर है, इधर वाले में तो अंदर करना पड़ेगा, तो डीएल आर इसकी अंदर होगी। अच्छा, वो आर उधर लिए, ओके। हाँ, तो अगर आर इधर, तो अंदर वाले को हम डॉट, अंदर वाले को क्रॉस करते हैं, बाहर वाले को डॉट, पता है ना जी? यस यस। क्रॉस मतलब अंदर, डॉट, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। बोलो बोलो, क्रॉस मतलब फिंगर, तो बताओ निकालो, हाथ निकालो। क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। तो कहीं भी अगर कॉपी में, आपकी कॉपी में लगाओ क्रॉस, लगाओ क्रॉस, तो क्रॉस बनाया, जैसे कि ये रजिस्टर है, ये कॉपी है, यह क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। किधर है मैग्नेटिक फील्ड? और डॉट है मतलब बाहर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां भी डायरेक्शन ऐसे लगाना। हाँ करो। सर, जो हमारा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वाला फॉर्मूला है, उसमें जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जो थंब होगा वो F होगा, थंब होगा, F होगा। हाँ जी। और जहाँ पे हम रखेंगे वो मतलब लेंथ, जो वो करंट की ही डायरेक्शन में जो लेंथ होगा वो, एंड फिर उसको हम जो घुमाएंगे वो बी की डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब जो पाम होगी वो सेकंड, बी जो भी में होगी। सेकंड, जो भी ठीक है। सेकंड होगा। हाँ ओके। ठीक है, ठीक है, बढ़िए आगे। ये आई एल क्रॉस बी है, ये डीएल क्रॉस, आई डीएल क्रॉस बी है, एल को डीएल किया हुआ है, एक ही चीज है, बी। ठीक है, अभी अगला स्टेप, अब यहाँ पे इसके अंदर लॉरेंज फोर्स के अंदर कुछ केस लेना है, लॉरेंज फोर्स के अंदर कुछ केस लेना है, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए लॉरेंज फोर्स के अंदर केस लेना है, वो केस कैसा है वो देखिए। फॉर्मूला को ध्यान से देखो, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है। बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, यहाँ ध्यान से देखो, कोई बात नहीं। हाँ, F इक्वल टू क्यू वी में क्या क्या टर्म है हमारे पास? एक है चार्ज। क्या है? चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये जितने भी फॉर्मूले आप लगा रहे हैं, ये सभी फॉर्मूले पॉजिटिव चार्ज के लिए बताए गए। किसके लिए? अगर ये नेगेटिव होगा तो जो भी आपकी फोर्स की डायरेक्शन है उसका उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। सिंपल रूल। V क्या है?
स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर इसमें से v जीरो हो जाए, क्या हो जाए, v जीरो हो जाए, तो ये पूरा फोर्स ही जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, जीरो। व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, no force will be applied on the charge particle due to magnetic field. But when there is a electric field will apply force even when it is at rest, because for the electric field formula F equal to QE, there is a no mention about the motion of the charge. कुछ भी मेंशन नहीं है, चार्ज पॉजिटिव रेस्ट में है तब भी फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड में है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, सबसे पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, साइन थीटा में साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। साइन 0 भी 0 होता है, थीटा ही 0, 180 भी 0। तो अगर 0 होगा कब, इसमें थीटा क्या होता है कि बी, वी और बी के बीच का एंगल क्या होता है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, बी जा रहा है, और वी भी इधर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। तो थीटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे जब थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट फोर्स 0, व्हेन फोर चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तब पर ये फोर्स क्या लगेगा, 0। तो कैसे लिख लो, फोर्स 0। ठीक है, लिख दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फोर्स 0 का क्या मतलब होता है। फोर्स 0 का मतलब क्या, चार्ज बॉडी में, चार्ज पार्टिकल में मोशन होगा, चार्ज पार्टिकल में मोशन होगा। देखो मोशन जो है, मोशन F इक्वल टू एम ए, तो फोर्स 0 का मतलब एम ए 0, इसका मतलब ए जीरो का मतलब डीवी 0, ठीक है। इसका मतलब बॉडी, फोर्स 0 का मतलब दो चीज होता है, बॉडी आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसा हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा, बट फोर्स 0 है। फोर्स अगर लगता तो उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता, तो वो नहीं होगा, ठीक है। राइट डाउन, लिख लिया आपने, याद है, ठीक। अब यहाँ पे एक और केस करना है, व्हेन थीटा इज 90, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट केस, थीटा इज 90। थीटा जब 90 होगा तभी सर्कुलर पाथ बनाएगा। जब थीटा 90 होगा तो सर्कुलर पाथ बनाएगा। बहुत है डिफरेंट। जब थीटा 0 होगा, सॉरी थीटा 90 होगा तो सर्कुलर पाथ बनाएगा, और सर्कुलर पाथ बनाएगा तो वहां पे लॉरेंज फोर्स जो है वो सेंटीपीटल फोर्स के बराबर होता है। क्या होता है, लॉरेंज फोर्स बराबर होता है। कोई साइन, साइन तो यही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, थीटा, थीटा 90 का मतलब क्यू वी वी साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है, क्यू वी वी, ये हो गया हमारे पास लॉरेंज फोर्स, और सेंटीपीटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये दोनों बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स, तो क्यू वी वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम रेडियस स्पीड सब निकाल सकते हैं। रेडियस निकालेंगे तो एम वी बाई क्यू बी, ये रेडियस निकल जाएगा। अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर्कमफेरेंस बाई स्पीड होता है, 2 पाई आर बाई वी। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 पाई एम बाई क्यू भी आ जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू भी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये टाइम पीरियड है, आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, क्यू बी बाई 2 पाई एम आ जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए इसको। 9 नहीं होगा, क्यू है, क्यू। हाँ निकाल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे। सर उसके लिए तो यही आ जाएगा, क्यू वी बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ तो फिर वी इज इक्वल टू रूट 2।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इक्वल टू फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 m, v की वैल्यू इसी में से पुट कर दो, कहीं से निकाल के यहां से वैल्यू पुट कर दो, क्यू बी आर बाई एम का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने जितनी चीजें बताया है इस सभी को 2 बार लिख लेना है, फटाफट 2 बार लिख लेना है। अभी अभी जो सेकंड अभी जो बताया जितना फॉर्मूला, शुरुआत से नहीं, अभी लास्ट वाला को 2 बार लिख लो। हाँ 2 बार, हाँ 2 बार लिखिए, 2 बार लिखिए जल्दी से। लॉरेंज फोर्स में व्हेन थीटा इज अदर देन 0, 90, 180, जिसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, यहाँ पे ज्यादातर 90 से कम की वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। तो थीटा इज अदर देन 0, 90, 180, तो यहाँ पे हेलिकल पाथ बनता है। थीटा की वैल्यू 0 अदर देन 0, 90, 180 होता है तो हमारा हेलिकल पाथ बनता है। तो बुक में यहाँ लिखता है थीटा की वैल्यू एक्यूट होती है। एक्यूट का मतलब लेस देन 90, पता है आपको? हाँ। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे थ्रो किया जाता है क्यू को, तो इस टाइप से हेलिकल पाथ बनाते हैं। तो हेलिकल पाथ बनाते हैं तो यहाँ पे जो v है और ये थीटा एंगल बनाते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा काम करता है। तो यहाँ पे एक टर्म निकालना होता है पिच, यहाँ एक टर्म होता है पिच। पिच होता है कि अगर एक टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर ये v1 की वैल्यू है तो v1 इंटू टी पिच की वैल्यू होती है, तो v1 की वैल्यू v cos थीटा और t की टाइम पीरियड की वैल्यू अभी हमने निकाला है 2πm/qb। तो ये हमारे पास पिच का फॉर्मूला हो जाता है, v cos थीटा इंटू 2πm/qb। ये पिच का फॉर्मूला आप लिखेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि कहता है कि अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है जहां पे पोटेंशियल v है, क्यू चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है वहां का पोटेंशियल v है, तो उसमें जो वर्क डन होता है वो qv होता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। और वो अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो ये फॉर्मूला हाफ mv1 स्क्वायर लग जाएगा। और यहां से फिर v1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2qv/m रूट अंडर आ जाता है। v1 की वैल्यू रूट अंडर 2qv/m आ जाता है, वेयर v इज द पोटेंशियल और m इज मास ऑफ जो भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का होगा। यहाँ पे v इज पोटेंशियल। ये जो मैं आपको बताया हूँ पेज ये आप अपने नोट्स पे देखो, 13 पॉइंट को हमने क्लियर किया। 13 पॉइंट टिक मारो। हाँ बड़ा वाला v पोटेंशियल है, छोटा वाला स्पीड है। उसके बाद में 14 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, F इक्वल टू ILB साइन थीटा 14 कर चुका हूं। 14 के हमने सभी पॉइंट कर चुके हैं। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ में जो देखो यहाँ पे अगर ये V2 है तो V2 की वैल्यू v साइन थीटा होता है, और फॉर्मूला वही से दोबारा रिपीट होगा यहाँ पे QVV इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू mv2/q होगा, तो m/qv इसकी वैल्यू v साइन थीटा कर देंगे, तो ये रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ हो जाएगा। सर ये वाला समझ नहीं आया। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ में जो हम इसको 2 कंपोनेंट लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो हम 2 कंपोनेंट लेते हैं किसके, वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लेते हैं। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है v2 जो v sin थीटा होता है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका लॉरेंज फोर्स को इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीपिटल और लॉरेंज फोर्स को इक्वेट करते हैं। तो 90 डिग्री पे है तो उसका लॉरेंज फोर्स QVV sin थीटा होता है, तो सिर्फ QVV रह जाएगा क्योंकि 90 है।
और सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा। तो दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो फॉर्मूला आ जाता है। यस सर, वो तो फिर आर का फॉर्मूला आ जाएगा, हाँ जो होता है कि हाँ, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज एम ये वी लगता बाई है, क्यू बी। उसमें एक्स्ट्रा चीज लगता है कि v की जगह v साइन थीटा लग जाता है बस, क्योंकि अच्छा साइन थीटा का कंपोनेंट है ना। तो सर ये जो आपने लास्ट में जो आंसर, एक मिनट वो एक मिनट हटिएगा, वो उसमें एक लिखा हुआ है जो आपने आर इज इक्वल टू एम बाय फोर बी वी साइन थीटा, तो इसमें वो नीचे फोर लिखा हुआ है या आपने वो क्यू क्यू लिखा क्यू हुआ है? क्यू क्यू होगा, क्यू होगा। अच्छा वो क्यू है, ओके सर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप अपने जो पेज है आपके पास 14 पेज, देखो 14 हम करवा चुके हैं आपको। 14 हो चुका है, 14 देखिए 14 हो चुका है। 14 हो चुका है, राइट। 14 के सारे, उसमें सिर्फ थीटा की वैल्यू 0 180 90 कर रहा है, वो तो कोई खास चीज नहीं है। 14 के बाद हम करते हैं 16, फिर करेंगे हम 15। 16 टॉर्क निकालना है। अगर कोई टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और उसकी वैल्यू होती है NIA। क्या होती है? NIA। एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए एरिया। अगर स्मॉल एन कहीं मेंशन होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बट यहाँ टोटल टर्न है। टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, अभी मैग्नेटिक मोमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का रोल आगे जो चैप्टर आएगा, फोर्थ फिफ्थ चैप्टर, वहां बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट से मैचिंग हो जाती है। तो हम वहां डिस्कशन करेंगे। 15 में क्या है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। 15 में है फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए। ये फोर्स है उसके बीच में लगने वाला फोर्स, टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक स्टेट कंडक्टर है यहाँ I1, दूसरी स्टेट कंडक्टर I2 है। मैंने यहाँ पे स्टेट, बिल्कुल स्टेट लेना है, ज्यादा ठीक रहेगा। I1 से करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो इस दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी, इस दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अभी हम निकालने के तरीके पे नहीं जाते, डायरेक्ट फॉर्मूला दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R। दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और अपोजिट है तो रिपेल करता है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट आर सेम, दे अट्रैक्ट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, दे रिपेल। दिस इज द फोर्स। यहां एक डीएल लगाना जरूरी है, ये इस फॉर्मूले में डीएल, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है पूरा एफ बाई डी एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है। लिख लीजिए। लिख लीजिए। कोई डीएल मतलब लेंथ है, एल लिखो या डीएल लिखो, जो भी आपने लेंथ सपोज किया वो पुट करते हैं, पर यूनिट लेंथ। चलिए, अगर दोनों में सेम करंट कर जा रहा है, I1 I2 करंट जा रहा है, कितना I1 I2 करंट जा रहा है, अगर इसमें I1 I2 करंट जा रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। लिख लो, ये लिख लो। इफ 1 एम्पियर इज करंट फ्लोइंग थ्रू देम, 1 एम्पियर, दोनों से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, दोनों से बीच में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी 1 मीटर है,
तो जो फोर्स लग रहा है वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है। टू इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है। 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है। करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करेगा, डिटेक्ट करेगा, सिर्फ डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट कैसे करता है? टॉर्क के प्रिंसिपल पे, टॉर्क के प्रिंसिपल पे, डिफ्लेक्शन मेथड पे। दोबारा, टॉर्क के प्रिंसिपल पे, डिफ्लेक्शन मेथड से। अगर डिफ्लेक्शन हो जाता है उसके अंदर, तो टॉर्क के कारण डिफ्लेक्शन होता है और डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि करंट उससे पास हो रहा है, बस। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जब प्रूफ करते हैं, तो हाँ एक ही फॉर्मूला लगता है, याद रखना। टॉर्क इक्वल टू के थीटा का फॉर्मूला लगता है, के फाई ले लो, एंड टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB। वो थीटा 1 वो सब खत्म करते हैं, इक्वल टू के फाई, ये फॉर्मूला लगता है। NIAB इक्वल टू के फाई, यही फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को सॉल्व करके आप कुछ और भी चीज निकाल सकते हैं। जैसे पूछेगा ज्यादा डिफ्लेक्शन तो ज्यादा सेंसिटिव मानते हैं, तो फाई डिफ्लेक्शन, फाई एंगल होता है, के को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट करते हैं, फाई को फॉर्मूला निकालते हैं NIABY के आता है। जब भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कुछ भी आप निकालना निकाल सकते हैं यहाँ से। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए, फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी, जो कुछ लगा सकते हैं लगा लीजिए। एक ठीक है। हाँ, इसी में एक दो टर्म आता है, एक करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी IS, ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी। दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, दूसरा क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट 5/I यहां से निकालोगे तो 5/I क्या आएगा यहाँ पे? NABY क्या आ जाएगा? एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V होगा, इसका मतलब 5/IR होगा, जो NABY आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये दोनों लिख लीजिए, वोल्ट करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ऐसा ये क्वेश्चन गलत है। करंट को वोल्टेज के साथ, करंट करंट में बड़ा छोटा करेंगे ना, वोल्टेज वोल्टेज में बड़ा छोटा करेंगे। अभी वो करेंगे, अभी वो हम करेंगे, अभी आगे टॉपिक आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है, जिसमें कि हम अमीटर वोल्टमीटर करेंगे। ऐसे नाम से तो क्लियर है, करंट सेंसिटिविटी तो अमीटर के लिए होगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टमीटर के लिए होगा। अमीटर में तो करंट का ही रोल है ना, वोल्टमीटर का तो रोल नहीं है। तो इस बेसिस पे भी आप उस चीज का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी मैं बताऊंगा 19, वो तो हो गया, वो तो ये जो इससे पहले फॉर्मूला निकाले थे ये यही चीज को बता रहा है। हाँ, उसने फाइल लिया है, मैं उसी चीज को, ये जो चीज है वो वही चीज तो बता रहा है वो। इसमें इन्होंने क्या किया कि I इक्वल टू, इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया, K/NAB5, और इसको इन्होंने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नाम दे दिया है। ये गैल्वेनोमीटर तो I इक्वल टू जी थीटा कर दिया, G5, और G की वैल्यू K/NAB कर दिया, जिसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अभी हमने 1 to 19 टॉपिक किया है। ठीक है, ये लास्ट की टॉपिक 3 जो बच रही है 4, ये छोटी टॉपिक है। तो अभी इस 19 टॉपिक को अभी मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा ना, पूरा कर लो, वो इतना कर लो। अभी मैं शुरू करता हूं। आप ये बताओ, 1 मिनट में बताते हो कि 3 मिनट में बताते हो? हाँ, 2 मिनट में बताएंगे। 19 तक 2 मिनट में मैं सुनना शुरू। मीटर कैसे
तो आमीटर कैसे बना? आमीटर बना शंट के साथ पैरेलल में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट इज स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो आमीटर का फॉर्मेशन हुआ। अब वो आमीटर बन गया, अब उसको मुझे करना क्या? तो अब आमीटर का यूज करके मुझे करंट की वैल्यू निकालनी। तो कोई सर्किट में आमीटर लगाना, तो उस सर्किट में सीरीज में लगाना होगा आमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर से जब बना रहे थे तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस को, मतलब देखो, आमीटर इज ए डिवाइस, when it is formed, when it is made, it has to take help of galvanometer. With the galvanometer, as a small resistance is connected with the galvanometer in parallel. But when its application, when it is applied in a circuit, it is connected in a circuit in series. वोल्टमीटर में इसका रिवर्स होता है। वोल्टमीटर जब खुद बन रहा होता है, खुद उसका फॉर्मेशन होता है, जब खुद बनाया हो जाता है, तो उसमें एक रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगा लेते हैं। लेकिन जब वोल्टमीटर किसी सर्किट में किसी जगह का वोल्ट निकालते हैं, तो उस सर्किट के उस पार्ट में पैरेलल में लगाते हैं। क्लियर? सर यानी अगर हमें किस वोल्ट मीटर को हम डायरेक्टली यूज करें एक सर्किट में तो हम पैरेलल में लगाएंगे। यस, ये तो। और अगर हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना हो तो हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। यस, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। यस सर। नहीं, स्मॉल मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, माइक्रो, मिली माइक्रो में आएगी। शंट की वैल्यू हमेशा मिली माइक्रो में आएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ 100 वोल्ट मीटर में 100,000 में आ सकती है। का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वो भी रेजिस्टेंस है, बट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी नित्या 5-7 मिनट का गैप ले रहे हैं। ठीक है सर। 5-7 मिनट का गैप, एग्जैक्टली मैं टाइम बता देता हूँ, उतने ही देर का गैप होगा हमारा। आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 2 o'clock। कितना? 2 पूरा? 2 हो यस। रहा है ना? हाँ, तो 2:05 में हम स्टार्ट करेंगे, 2:05 में एग्जैक्टली। ओके सर। हाँ, तो 2:05 में हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो टाइमिंग नहीं दिए है ना अभी? अच्छा, तो थोड़ा लेट रखो, आज लेट रखना होगा। कितने लेट से लेट रख सकते हो बताओ? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट, 7:30 के आसपास होगा। ठीक है, पहले भेजे थे ना? अच्छा, तो चलो।